भारतीय राजनीति में कभी दिल्ली की कुर्सी का रास्ता लखनऊ, पटना, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद से होकर गुजरता था। क्षेत्रीय दल केवल राज्यों की सरकारें नहीं बनाते थे, बल्कि दिल्ली में प्रधानमंत्री भी तय करते थे। लेकिन आज तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी टूट की आहट सुन रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अपने ही विरासत बचाने की लड़ाई लड़ चुके हैं। शरद पवार अपनी पार्टी के विभाजन का दर्द देख चुके हैं और विपक्षी राजनीति के भीतर राहुल गांधी के खामोश नेतृत्व को लेकर सुगबुगाहट है और असहजता समय समय पर सतह पर आ जाती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा है। क्या भारत फिर से दो बड़े राजनीतिक ध्रुवों की ओर बढ़ रहा है या क्षेत्रीय दल कोई नया राजनीतिक समीकरण गढ़ने की तैयारी में है? 2029 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी पटकथा लिखी जानी शुरू हो चुकी है। यह पटकथा संसद में कम और राज्यों की विधानसभाओं, क्षेत्रीय दलों के दफ्तरों, राजनीतिक उत्तराधिकार की लड़ाइयों और सत्ता के बदलते गुरुत्वाकर्षण के बीच अधिक लिखी जा रही है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, स्टालिन, केजरीवाल, तेजस्वी यादव और पिनराई विजयन जैसे नेता आज केवल अपने अपने राज्यों की राजनीति नहीं लड़ रहे, बल्कि वे उस भारत की राजनीतिक संरचना के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं जो 2029 के बाद उभरने वाला है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मोदी के सामने राहुल होंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या तब तक क्षेत्रीय दल अपनी राजनीतिक जमीन बचा पाएंगे या भारतीय राजनीति एक बार फिर दो बड़े ध्रुवों के बीच सिमटती चली जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारतीय राजनीति में कुछ लड़ाइयाँ चुनावी मैदान में लड़ी जाती हैं और कुछ लड़ाइयाँ चुनाव से बहुत पहले कथाओं, धारणाओं और चेहरों के माध्यम से लड़ी जाती हैं। 2029 की राजनीति की पटकथा भी कुछ ऐसी ही दिखाई देने लगी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो पिछले 1.5 दशक से भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरे बने हुए हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जिन्हें कांग्रेस और उसके समर्थक भाजपा के सबसे बड़े राष्ट्रीय प्रतिद्वंदी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक तीसरी कहानी भी लिखी जा रही है, एक ऐसी कहानी जो न पूरी तरह मोदी की है और न पूरी तरह राहुल की। सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीति फिर से तीसरे मोर्चे की ओर बढ़ रही है या फिर यह केवल राहुल गांधी को विपक्ष का निर्विवाद चेहरा बनने से रोकने की रणनीति है। भारतीय राजनीति के इतिहास को देखें तो यह पहला अवसर नहीं है जब विपक्ष के भीतर नेतृत्व को लेकर संघर्ष दिखाई दे रहा हो। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक कांग्रेस भारतीय राजनीति का सूर्य थी और बाकी दल उसके इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रह। लेकिन 1989 के बाद पहली बार यह व्यवस्था टूटी, बीपी सिंह का उदय हुआ और जनता दल सामने आया और क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभानी शुरू कर दी। उसी दौर में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और काशीराम की राजनीति मजबूत हुई। बिहार में लालू प्रसाद यादव उभरे। तमिलनाडु में द्रविड़ दलों का प्रभाव राष्ट्रीय सरकारों के गठन तक पहुंच गया। आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव और बाद में चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने। यह वह समय था जब दिल्ली की सत्ता का रास्ता क्षेत्रीय दलों से होकर गुजरता था। लेकिन 2014 के बाद राजनीति फिर बदली। भाजपा ने केवल बहुमत नहीं हासिल किया, बल्कि उसने राष्ट्रीय राजनीति को फिर से एक केंद्रीय धुरी के इर्द गिर्द स्थापित कर दिया। नरेंद्र मोदी केवल प्रधानमंत्री नहीं रहे, बल्कि चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा ब्रांड बन गए। भाजपा का संगठन, संसाधन, नेतृत्व और वैचारिक ढांचा इतना मजबूत हुआ कि अधिकांश चुनाव में मुकाबला स्थानीय दलों और भाजपा के बीच सिमटता गया। यहीं से विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती शुरू हुई। कांग्रेस कमजोर थी, लेकिन उसके पास राष्ट्रीय उपस्थिति थी। क्षेत्रीय दल मजबूत थे, लेकिन उनके पास राष्ट्रीय विस्तार नहीं था। ऐसे में राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से विपक्ष के सबसे बड़े राष्ट्रीय चेहरे के रूप में उभरने लगे। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता पहले से अधिक बढ़ी। संसद में उनके भाषणों को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया गया। भाजपा ने भी कई बार सीधे राहुल गांधी को अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानकर राजनीतिक आक्रमण किया। लेकिन क्या विपक्ष के सभी दल राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं? आज के पोस्टर से तो यह बिल्कुल नहीं लगा।
और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को देखिए। दिल्ली और पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी ने स्वयं को कांग्रेस का विकल्प बताने का प्रयास किया। कई राज्यों में कांग्रेस और आप आमने सामने लड़ती रही हैं। ऐसे में केजरीवाल के लिए राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करना राजनीतिक रूप से आसान नहीं होगा। केरल में वामपंथ की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। पिनराई विजयन और वामपंथी दल भाजपा से लड़ते हैं, लेकिन उनका मुख्य चुनावी मुकाबला कांग्रेस से ही होता है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने में उनकी अपनी राजनीतिक सीमाएं हैं। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की सहयोगी जरूर है, लेकिन वह भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहती है और टीवीके की सत्ता में आने के बाद जो हालात बने हैं उससे वह कांग्रेस से पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आना चाहती है। स्टालिन जानते हैं कि दक्षिण भारत की राजनीति का अपना सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा है। वहां कांग्रेस की भूमिका सहयोगी की हो सकती है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की नहीं। यही कारण है कि समय समय पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रत्यक्ष या परोक्ष स्वर सुनाई देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वे भाजपा समर्थित राजनीति का हिस्सा हों। कई बार वे क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक आत्मरक्षा की अभिव्यक्ति भी होते हैं। दरअसल भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा संघर्ष आज भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं, बल्कि केंद्रीकरण बनाम क्षेत्रीयता का है। एक और राष्ट्रीय दल है जो पूरे देश की राजनीति को एक बड़े विमर्श के तहत देखना चाहते हैं। दूसरी ओर क्षेत्रीय दल हैं जो मानते हैं कि भारत की विविधता इतनी विशाल है कि एक ही राजनीतिक केंद्र पूरे देश की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यही वजह है कि तीसरे मोर्चे की चर्चा बार बार लौट आती है। हालांकि इतिहास तीसरे मोर्चे के पक्ष में बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। वीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर सरकार, देवगौड़ा सरकार और इंद्र कुमार गुजराल सरकार सभी ने यह दिखाया कि बिना मजबूत केंद्रीय धुरे के गठबंधन सरकारें अस्थिर हो सकती हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत की संघीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका कभी समाप्त नहीं हुई। आज पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखें। ममता बनर्जी लंबे समय तक भाजपा विरोधी राजनीति की सबसे मजबूत आवाजों में से एक रही हैं। लेकिन यदि टीएमसी के भीतर टूट और पुनर्संरेखण की खबरें सही हैं, तो यह केवल बंगाल की घटना नहीं होगी। यह पूरे विपक्ष को संदेश देंगी कि केवल करिश्माई नेतृत्व पर्याप्त नहीं है, संगठन, उत्तराधिकार और राजनीतिक विस्तार की भी आवश्यकता होती है। उद्धव ठाकरे का उदाहरण भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। शिवसेना कभी बाल ठाकरे के नाम से पहचानी जाती थी, लेकिन सत्ता और संगठन के समीकरण बदलते ही पार्टी का बड़ा हिस्सा अलग रास्ते पर चला गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी ऐसा ही हुआ। इन घटनाओं ने क्षेत्रीय दलों के सामने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया है। क्या केवल एक नेता के भरोसे राजनीति लंबे समय तक चल सकती है? यदि नहीं, तो भविष्य की राजनीति में क्षेत्रीय दलों को अपनी संरचना बदलनी होगी। यही कारण है कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, केजरीवाल, पिनराई विजयन और अन्य क्षेत्रीय नेता केवल चुनाव नहीं लड़ रहे, वे अपने अपने राजनीतिक भविष्य की संरचना भी तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए भी चुनौती कम नहीं है। उन्हें केवल भाजपा का मुकाबला नहीं करना होता, बल्कि विपक्ष के भीतर यह विश्वास भी पैदा करना है कि कांग्रेस का मजबूत होना क्षेत्रीय दलों के लिए खतरा नहीं है। यदि कांग्रेस अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलती है तो वह विपक्ष की धुरी बन सकती है। लेकिन यदि सहयोगियों को यह लगता है कि कांग्रेस उन्हें निगलना चाहती है, तो तीसरे मोर्चे की चर्चा फिर तेज हो सकती है। राजनीति है, राजनीति में कथाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। भाजपा की कथा है स्थिर नेतृत्व, मजबूत राष्ट्रवाद और विकास। कांग्रेस की कथा है संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक संतुलन। क्षेत्रीय दलों की कहानी संघीय ढांचा, स्थानीय पहचान और राज्यों की स्वायत्तता। 2029 का चुनाव संभवतः इन तीन कथाओं के बीच संघर्ष का चुनाव होगा। लेकिन अंतिम प्रश्न फिर भी वही रहेगा, क्या भारत की जनता मोदी बनाम राहुल की सीधी लड़ाई चाहती है या फिर वह किसी तीसरे राजनीतिक विकल्प की तलाश में है? दरअसल 2029 की दिल्ली का रास्ता 2027 और 2028 की राजनीतिक गलियों से होकर ही गुजरेगा। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, बिहार की राजनीति, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का भविष्य, तमिलनाडु में डीएमके की स्थिति, केरल में वामपंथ और कांग्रेस का संघर्ष,
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बदलते समीकरण, यही वे राजनीतिक चौखटें हैं जिन पर 2029 की राष्ट्रीय सत्ता की इमारत खड़ी होगी। यदि इन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत रहते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति बहुध्रुवी बनी रह सकती है। लेकिन यदि इन दलों का जनाधार सिकुड़ता है, नेतृत्व संकट गहराता है या वे बड़े राजनीतिक ध्रुवों में समाहित होने लगते हैं तो 2029 की लड़ाई धीरे धीरे मोदी बनाम राहुल के सीधे मुकाबले में बदल सकती है। इसलिए आज ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, केजरीवाल या पिनराई विजयन की राजनीतिक चुनौतियां केवल उनके राज्यों की कहानी नहीं है, ये वे इशारा भी हैं जो आने वाले भारत की राजनीतिक संरचना को परिभाषित करेंगे। 2027 और 2028 केवल विधानसभा चुनाव के साल नहीं होंगे, बल्कि 2029 के भारत की राजनीतिक आत्मा का रोडमैप भी तैयार करेंगे। उसी से तय होगा कि देश गठबंधन युग की ओर लौटेगा, क्षेत्रीय दलों की नई भूमिका गढ़ेगा या फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दो बड़े ध्रुवों के बीच सिमटती चली जाएंगी, यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच। क्योंकि भारत केवल एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि अनेक राजनीतिक आकांक्षाओं का महासंघ है और इस महासंघ में सत्ता की हर नई कहानी के साथ एक नई पटकथा जन्म लेती है। 2029 की पटकथा भी लिखी जा रही है। लेखक अनेक हैं, पात्र अनेक हैं, मंच विशाल है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि अंतिम दृश्य में पर्दा किसके नाम गिरेगा, मोदी, राहुल या किसी ऐसे तीसरे राजनीतिक सूत्रधार के नाम जिसकी आहट अभी केवल राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही है। संभव है कि आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा संघर्ष भाजपा और कांग्रेस के बीच न होकर विपक्ष के भीतर नेतृत्व, क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के बीच हो। और संभव है कि 2029 का चुनाव केवल सरकार चुनने का चुनाव न होकर भारत की राजनीतिक संरचना तय करने का चुनाव बन जाए। यही कारण है कि आज बंगाल में टीएमसी की हलचल, महाराष्ट्र में शिवसेना का विभाजन, बिहार की बेचैनी, उत्तर प्रदेश की तैयारियां और दक्षिण भारत की राजनीतिक संवेदनशीलता, इन सबको अलग अलग घटनाओं के रूप में नहीं बल्कि एक ही बड़ी राजनीतिक कहानी के अध्यायों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है, दिल्ली की सत्ता का फैसला अक्सर दिल्ली में नहीं बल्कि राज्यों की राजनीतिक चौपालों, विधानसभाओं और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की दहलीज पर लिखा जाता है। लेकिन इन राज्यों की राजनीतिक चौपालों और विधानसभाओं और क्षेत्रीय दलों की अपनी पारिवारिक कलह को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ रखकर धीरे धीरे शायद कमज़ोर करने की रास्ते पे बढ़ रही है। और अगर यह सही है तो लोग जानते होंगे कि आखिर जेडीयू का क्या हाल हुआ और शिवसेना का क्या हुआ। तब उत्तर प्रदेश में चूंकि 2027 में चुनाव है तो देखना यह है कि ओम प्रकाश राजभर की राजनीति, निषाद की राजनीति, अनुप्रिया पटेल की राजनीति, इन सब राजनीतिक दलों का होगा क्या। क्योंकि जो इनके साथ होगा वही 2029 का एक ट्रेलर दिखाएगा और यह बताने की कोशिश करेगा कि देश अब किधर जा रहा है। अगर आपको लगता है कि यह कार्यक्रम वाकई इस समय के मौजूदा सियासी हलचल के लिए एक सही तरीके से आपके लिए रखा गया है तो अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।